नमस्कार दोस्तों। आज संडे है, आप सभी आराम कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ। आज करंट अफेयर एक्सप्रेस नहीं आया क्योंकि संडे को कुछ खास न्यूज़ नहीं आती, न्यूज़पेपर्स में भी कॉलम्स नहीं आते हैं। तो आज का और कल का जो वीडियो आएगा वो कंपाइल करके हम कल के न्यूज़ में कवर कर लेंगे। लेकिन हमने सोचा कि संडे को ऐसे खाली क्यों जाने दें। चलिए आज कुछ नया इंटरेस्टिंग सा सीखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स के साथ साथ जनरल पर्पस के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आपको मज़ा भी आएगा और बहुत सी नई चीज़ें आप सीखेंगे भी। आज हम कवर करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। कल मैंने अपने धरोहरों के बारे में एक क्वेश्चन भी पूछा था और आज इसे हम डिटेल में कवर करेंगे। इंडिया में कुल 38 हेरिटेज साइट्स हैं और उनके बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे कि उनके क्या क्या फीचर्स हैं, कब बनाया गया था और कब लिस्ट हुआ था वो यूनेस्को में। आज के वीडियो का हमारा मेन पर्पस है यूनेस्को ने क्यों शुरुआत की हेरिटेज साइट्स को लिस्ट करना पूरी दुनिया भर में, और एक हेरिटेज साइट बनता कैसे है, और डिटेल डिस्कशन करेंगे हमारे पास्ट, प्रेजेंट और जो फ्यूचर के लिए हमने नॉमिनेट कर रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 38 ही हमारे पास धरोहर है, हमारे पास बहुत से धरोहर है और उसे हमने नॉमिनेट करके रखा हुआ है, लेकिन अभी तक वो हेरिटेज साइट घोषित नहीं हुई है। इसके साथ ही हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट रेलेवेंस जो है इन साइट्स का उसे भी डिटेल से जानेंगे और सबसे अच्छी बात, हम अपने भारत को पहचानेंगे। तो आइए इस इंटरेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। पहले अगर हम बात करें, जब पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद 1945 में यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ और उसके काफ़ी सारे अंगों के फॉर्मेशन भी हुए। तो उसी के साथ एक एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच और शांति लाने के लिए यूनेस्को का गठन होता है और वो 1945 में ही होता है। एक सिग्निफिकेंट इवेंट तभी होता है जब 1960 के अराउंड अबू सिम्बल, ये एक मंदिर था इजिप्ट में, इजिप्ट देश है अफ्रीका में, वहाँ पे ये लगभग डूब जाने वाला था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक बांध बनाया जा रहा था या फिर डैम हम कह सकते हैं। इसे बचाने के लिए पूरी दुनिया भर के टीम्स ने मिल के इसका रिस्टोरेशन किया, वहाँ से उसे हटा के एक पास के जगह में शिफ्ट किया गया और आज भी वो वहाँ पे सुरक्षित है। तो इसी ने अवेयरनेस जनरेट किया कि ऐसे दुनिया में और बहुत सारे हेरिटेज साइट्स हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है और हमें बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे मैनकाइंड का, हमारे प्रजाति के इवोल्यूशन को दिखाता है। तो 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कन्वेंशन साइन हुआ और उसी के बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट होनी शुरू हो गई थी। ये आप देख सकते हैं अबू सिम्बल का, यही पूरा ये कम्प्लेक्स जो आप पीछे पत्थर देख रहे हैं ना, इसको भी रिस्टोर किया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये मूर्ति टूट गई है और ये काफ़ी बड़े हैं। अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारी जो हाइट होगी, जो मैक्सिमम 6 फुट का भी आदमी होगा, ये जो नीचे में आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, आप उतने ही ऊंचे होंगे। ये इतने ऊंचे ऊंचे हैं। और अब बात करें हम हेरिटेज साइट रजिस्टर कैसे होता है, तो इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए हमें भारत के किसी एक साइट को, मान लीजिए हमें विश्वनाथ टेम्पल जो काशी में हमारा मंदिर है उसे हेरिटेज साइट घोषित अगर करना है, तो सबसे पहले हम उसे नॉमिनेट करेंगे और लिस्ट भेजेंगे उसका यूनेस्को को। उसके बाद यूनेस्को अपनी टीम भेजेगी विश्वनाथ टेम्पल के अराउंड, वो वहाँ पे इंस्पेक्शन करेंगे, उनकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे टीम आएगी, वो जांच पड़ताल करेगी कि वो हेरिटेज साइट होने के लिए सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि नहीं। तीसरा क्या होगा, 21 देशों का एक कमेटी बनाया जाता है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज बॉडी कहा जाता है। उसमें अगर वोटिंग में जीत जाती है तो वो हेरिटेज साइट कंसीडर हो जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक 2 मिनट का वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिए
आपको इसमें अभी जो मैंने बताया है उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। In order to learn from the devastation and destruction of the two world wars, to promote understanding between peoples, and to secure peace, UNESCO was founded in 1945 as the Educational, Scientific and Cultural Organization of the UN. A remarkable event strengthened further international cooperation. Following the construction of a dam in the 1960s, the ancient temples of Abu Simbel were literally on the verge of sinking. An international rescue mission prevented this by dismantling the monuments and rebuilding them on higher ground. This successful project raised awareness about the fact that all over the world there are places that are of outstanding value to all mankind and which therefore must be protected from threats such as armed conflict, deliberate destruction, economic pressure, natural disasters, and climate change. The idea of the World Heritage was born. In 1972, the first member states of UNESCO signed the World Heritage Convention and committed to preserving natural and cultural monuments and sites of outstanding universal value on their territory. For a site to be included in the World Heritage List, it must first be nominated by the country in which it was located. The nomination is examined by international experts who decide whether the inclusion in the list is justified. Finally, the World Heritage Committee, a body of 21 elected states, takes a vote. World Heritage Sites shows the diversity of cultures and natural phenomena that are tangible evidence of the bond between human beings and nature. अब शुरुआत करते हैं हमारे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये सबसे पहला नॉमिनेट भी हुआ था भारत के द्वारा और इसे हेरिटेज साइट बनाया गया था 1983 में। ये है अजंता की गुफाएं, और इंग्लिश में हम अजंता केव्स कहते हैं। ऐसे यहाँ पे 37 गुफाएं हैं। बाहर से ये आपको काफ़ी नॉर्मल सा दिख रहा होगा, लेकिन आप अंदर का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, वही पत्थरों के अंदर इतनी अच्छी कारीगरी की गई है, और ये एंशिएंट इंडिया की जो धरोहर है उसे दर्शाता है। जहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा आपको दिख रही है, और ये बेसिकली बुद्धिज़्म से ही रिलेट करती है। बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता है कि अजंता की गुफाएं कौन से धर्म से प्रेरित है, वो बुद्धिज़्म है। यहाँ आप और एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ इतनी अच्छी अच्छी एम्ब्रॉयडरी, और ये पत्थरों को काट के बनाया गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ अलग अलग पत्थर यूज़ किए गए हैं। ये एक ही पत्थरों की गुफाएं होती है, उन्हें काट काट के ऐसे बनाया गया है। अजंता केव्स सबसे पहले अशोका जो राजा थे मौर्यन एम्पायर में, उनके अंदर बनाया गया था। और जो दूसरा फेज था इसका एडिशन किया गया था 5वें और 6th सेंचुरी एडी में गुप्ता एम्पायर के दौरान। इसमें आपको सिगरिया पेंटिंग्स, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में, सिगरिया पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स इंडिया में पाए जाते हैं अजंता केव्स में, साथ ही साथ श्रीलंका में भी। यहाँ पे 31 रॉक कट केव्स मोनूमेंट्स है, और ये रिलीजियस आर्ट ऑफ बुद्धिज़्म को दर्शाता है। ये कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आगे हम बढ़े और एक गुफा की तरफ, वो है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंदिर है, जिसे बस एक रॉक को काट के बनाया गया था, और वो ये मंदिर है महादेवा, शिव जी का ये मंदिर है। और ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है आप देख सकते हैं, और आप उस समय की इंजीनियरिंग सोच सकते हैं कि एक पत्थर को काट के इतना अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। एलोरा केव्स को एलोरा कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। यहाँ बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म और जैनिज़्म तीनों की ही असर देखा जा सकता है। तीनों रिलीजन्स के लोगों ने इसे मिलके बनाया है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिलीजन्स का इन्फ्लुएंस यहाँ देखा जा सकता है। यहाँ 34 मोनेस्ट्री और मंदिरें हैं, और ये 600 से 1000 एडी में बनाया गया है। और ये आर्टिस्टिक क्रिएशन जो हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन का था,
उसे दर्शाता है। तीसरा अगर हम बात करें, ये है दीवाने आम। और दीवाने आम कहाँ पे है? आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट बनाया गया था अकबर के टाइम से। ये मुग़ल एम्परर का स्ट्रक्चर है और उसके बाद से ही औरंगज़ेब के टाइम तक इसमें एडिशन होते गए। 2018 में मैं यहाँ गया था और ये वहाँ की पिक्चर्स है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ताजमहल दिखाई देता है और ये जो बीच में आगरा फोर्ट और ताजमहल के बीच का प्लेस है खाली, इसे बफर जोन कहा जाता है और यमुना नदी भी यहीं से बहती है। ये फ्रंट लोकेशन है, यहीं से आपका एंट्रेंस होता है और ये काफ़ी भव्य है। आपको मौका मिले तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। आप बहुत कुछ सीखेंगे और जो आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेंगी, साथ ही साथ आपके उस समय की कारीगरी और इंजीनियरिंग देख के आप हैरान हो जाएंगे। और इतना सुंदर लोकेशंस होते हैं ये, आपके दिमाग में ये मेमोरीज हमेशा रह जाती हैं। आगरा फोर्ट या फिर रेड फोर्ट ऑफ आगरा जिसे हम कहते हैं, इसे लाल मिट्टी के द्वारा बनाया गया था और 1982 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया था। ये यमुना नदी के किनारे पे बसा गया है और 2.5 किलोमीटर, जी हाँ 2.5 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। 2.5 किलोमीटर, आप सोच सकते हैं कितना बड़े एरिया में यह महल बना हुआ है। और इसे अकबर ने ही बनाया गया था। एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मल अकबर ही आंसर होता है, लेकिन एडिशन सभी के टाइम पे हुआ था, औरंगज़ेब, जहांगीर, शाहजहां, सभी में। और इसमें जो मेजर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो है खास महल, दीवाने खास, दीवाने आम, पर्ल मॉस्क, नगीना मस्जिद और यहाँ मैंने बताया था ताजमहल भी इससे काफ़ी सामने है और बीच में एक बफर जोन था। अब आते हैं हम दुनिया के पहला अजूबा, और वो कौन सा है? ताजमहल। जी हाँ, ताजमहल ये भी बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है और यमुना के किनारे बना गया है। आजकल पोल्यूशन के वजह से यहाँ पे आपको येलो येलो धब्बे दिखने को मिल जाएंगे और ये रिपेयरिंग स्ट्रक्चर चल रहा था यहाँ भी मैं जब गया था 2018 में। लेकिन आप जब पहले नज़र में इसे देखते हैं तो आपके मुंह से वाव जरूर निकलेगा। ताजमहल मैंने पहले ही कहा एक पहला अजूबा है और ये मौजोलियम है, मतलब ये कब्रगाह है किसका? शाहजहां की बीवी का, जिनका नाम था बेगम मुमताज़ महल। ये शाहजहां की तीसरी पत्नी थी और इनकी मृत्यु हुई थी 1631 में। इसमें पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को मिला के बनाया गया है। और ताजमहल आपको पता है बहुत ही फेमस है, उसके कारीगरों के जो हाथ काट दिए गए थे। क्योंकि वो ऐसा कुछ अलग ना बना पाए। तो ये डाउट रेस करता है कि ये कैसा प्यार था आपका जिससे कि ऐसा कुछ ना बन पाए, इसीलिए आपने काट दिया दूसरों का हाथ। ये 16 साल तक बनाया गया था, 1631 से 1648 तक। और इसके चीफ आर्किटेक्चर कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। इसमें मुगल गार्डन जो है, जितने भी आप मुगल प्लेसेस में जाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पे, सबसे ब्यूटीफुल चीज़ें जो मुझे दिखी है वो होते हैं इनके गार्डन्स। इन्होंने गार्डन्स काफ़ी अच्छा बनाए गए थे, चाहे वो फतेहपुर सिकरी हो, सिकंदरा हो, दिल्ली का रेड फोर्ट हो या फिर आगरा का किला हो या ताजमहल हो। यहाँ 16 हेक्टर्स यानी कि 42 एकड़ ज़मीन पे मुगल गार्डन है और आपको पैदल चलना होता है वहाँ पे। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है वहाँ पे चलने के लिए। अगला हम आते हैं सन टेम्पल, जिसे हम ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, काला पगोड़ा। और गोल्डन पगोड़ा हमें कहाँ मिलते हैं? आप सर्च करके ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन पहला है आज का। गोल्डन पगोड़ा का देश किसे कहा जाता है? ये उड़ीसा में है और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ घोड़े ये सूर्य भगवान के चैरियट को, रथ को खींचते हुए दिखाए देते हैं। और इसका आर्किटेक्चर इतना सुंदर है, आप जाएंगे तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैंने पहले कहा ब्लैक पगोड़ा इसे कहा जाता है। और ये कोणार्क
उड़ीसा में है। ये ईस्ट कोस्ट पे है बे ऑफ बंगाल के, और महानदी डेल्टा, महानदी नदी कहाँ कहाँ बहती है? उड़ीसा, और आप बताएंगे। ये चैरियट सूर्य या फिर अर्क जिसे हम कहते हैं 24 व्हील्स में, 24 पहिए में बनाया गया है, और सभी ये पत्थर के हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पे लकड़ी यूज़ किया गया है। और इसे बनाया किसने था? नरसिम्हदेव वन, जो गंगा डायनेस्टी के थे, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के नरसिम्हदेव वन ने बनाया था। ये सब आपको याद रखनी है। हाँ, पीडीएफ की बात करूँ तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ, और टेलीग्राम पे आप ऐसे भी जुड़ सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं या फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होते हैं वो भी मैं वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। अगला अगर हम देखें तो आप नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के अलावा उसके पीछे के स्ट्रक्चर को देखें। ये है महाबलीपुरम का मंदिर। यहाँ भी आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को और शी जिनपिंग को, ये इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, और महाबलीपुरम उस समय भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। यहाँ पे और एक चीज़ बहुत ही फेमस है जिसे हम कृष्ण, भगवान कृष्ण का बटर बॉल कहते हैं, मक्खन का कटोरा। ये देखिए, ये कितना छोटा सा जगह पे खड़ा हुआ है, इतना विशाल पत्थर, लेकिन आज तक आपको हैरानी होगी, ये जब से बना हुआ है वो वैसे का वैसा ही है। कितने भी आंधी तूफान आए, आप कितना भी हिलाने की कोशिश करें, ये हिलता नहीं है, और ये वैसे का वैसा ही है। और यहाँ आप देख सकते हैं, हम साथ साथ हैं, बस बॉर्डर पे अलग अलग है ना। महाबलीपुरम में एक मंदिर नहीं है सिर्फ, वहाँ पे ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है, उसमें वो पत्थर भी था। और ये 36 मील चेन्नई से दूर है, और इसे किसने बनाया था? पल्लवा किंग्स ने 7वें और 8वें सेंचुरी में। ये ममल्ला जो रूल था, इनके अंडर में इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की थी, और मोनूमेंट्स कर्व्ड किए गए हैं कोरोमंडल कोस्ट के अराउंड। और यहाँ पे मोनूमेंट्स, रथ टेम्पल है इन द फॉर्म ऑफ चैरियट्स, रथ के आकार में, मंडपाज है, 11 केव सेंचुरीज है जो कवर है बेस रिलीफ में, और डिसेंट ऑफ गंगेस इसे कहा जाता है, और विच इज़ लार्जेस्ट एयर रिलीफ। जी हाँ दोस्तों, ये लार्जेस्ट एयर रॉक रिलीफ है पूरे दुनिया में, और इसे हम अर्जुनास पेनेंस या फिर भागीरथी पेनेंस भी कहा जाता है। अब पेनेंस का मतलब क्या है? पेनेंस का ये मतलब होता है कि जब हम कोई पाप करते हैं, उसका पछतावा होता है, हम पछतावा करते हैं, तो उसे पेनेंस कहा जाता है। अगला हम चले तो वो है मानस नेशनल पार्क। ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये कहाँ पे है? ये असम और भूटान के बॉर्डर में है। मेजर पार्ट इसका असम में और कुछ पार्ट्स इसके भूटान में भी है। देखिए, ये मानस नदी है, और ये कितना सुंदर एरिया है। यहाँ से किसी का वापस आने का कैसे मन कर सकता है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में बनाया गया था, और हाँ, ये 50,000 हेक्टेयर पे फैला हुआ ज़मीन है, और इसमें बहुत से फॉरेस्ट हिल पाए जाते हैं, एलुवियल ग्रासलैंड्स और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इसकी जो मेस्मराइजिंग ब्यूटी है उसे आप देख के एक्सपीरियंस कर सकते हैं। असम में और भी बहुत सी जगह हैं, बहुत ही सुंदर जगह है वो, आप कभी चांस मिले तो आप ज़रूर जाएं। यहाँ पे स्पेसीज़ की अगर हम बात करें, टाइगर यहाँ का बहुत फेमस है, और आपने बोर्ड में देखा भी होगा, प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे लागू है। ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस, स्वाम्प डियर, पिग्मी हॉक और बेंगल फ्लोरिकन। अगले हेरिटेज साइट की अगर हम बात करें, आप इसे देख के जान रहे होंगे कि ये किस हेरिटेज साइट की मैं बात करूँगा। जी हाँ, आपने सही जाना, काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ आप ट्री हाउस इतना सुंदर देख सकते हैं। काजीरंगा मैं जब गया था तब भी हम ये ट्री हाउस में भी गए थे। ये बहुत ही सुंदर जगह है, आप जाके वहाँ पे होटल्स में रह सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम में जब बाढ़ आती है उस समय जाना वहाँ पे
बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और वहाँ पे बंद भी होता है जाना। क्यों? क्योंकि 90% भूमि ब्रह्मपुत्र के बाढ़ में डूब जाती है। आपने अक्सर हर साल न्यूज़ में सुना होगा, वैसे न्यूज़ तो बहुत कम ही कवर करती है नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज़ को। यहाँ आप देख सकते हैं सुंदर सा काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ बैंक में लोकेटेड है और 1985 में इसे यूनिक नेचुरल एनवायरनमेंट के तहत वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था 1908 में और इसके बाद उसमें बहुत से चेंजेस आए और काजीरंगा गेम सेंचुरी 1916 में इसे बनाया गया था। गेम सेंचुरी मतलब क्या? शिकार का जो शौक होता था उसे पूरा करने के लिए उसे गेम सेंचुरी बनाया जाता था। उसके बाद इसे रीनेम करके काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1950 में घोषित किया गया था और अब ये 1974 में नेशनल पार्क बन चुका था और जो 42,996 हेक्टेयर की भूमि में फैला हुआ है। और वन हॉर्न राइनोसोरस यहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और आप कह सकते हैं यही पाए जाते हैं और आसपास में ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क ऐसे तो देखने के लिए बहुत अच्छा है, 42,996 यानी 43,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। लेकिन जो इलीगल माइग्रेशन है, जिसे वहाँ पे लोकल लोग बांग्लादेशी कहते हैं और वहाँ से ही माइग्रेशन हुआ है, वो लोग अलग अलग जगह पे आके बस चुके हैं और वहाँ पे इलीगल पोचिंग, जो वन हॉर्न राइनोसोरस का हॉर्न होता है, उसका सिंग होता है, उसका वैल्यू बहुत होता है पोचिंग मार्केट में और इसीलिए उसे इलीगल तरीके से मारा भी जा रहा है। सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है उसका सल्यूशन करने के लिए भी, क्योंकि नेशनल पार्क के अंदर लोग अब बसने लगे हैं। आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा और ये बहुत ही दुख लगता है ऐसे सिचुएशन को देख के। अगला हम बात करें तो है कियोलादियो नेशनल पार्क। ये है भरतपुर राजस्थान में और आपको जान के हैरानी होगी ये नेचुरल नहीं था, इसे बनाया गया है, मैन मेड है ये। और यहाँ पे दुनिया भर की पक्षियाँ आती है, साइबेरिया, चाइना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक से यहाँ पे पक्षियाँ आती है। हम देख सकते हैं ये कितनी सुंदर सुंदर पक्षियाँ हैं। कियोलादियो नेशनल पार्क भरतपुर में है और ये इंडस गंगेस मॉनसून फॉरेस्ट बायोग्राफिकल प्रोविंस में है। इसका एरिया है 2,783 हेक्टेयर, लेकिन ज़्यादातर टाइम में ये 1,000 हेक्टेयर की ज़मीन में ही फैला हुआ है। इसे डक हंटिंग रिजर्व 1900 में बनाया गया था महाराजा ऑफ भरतपुर के द्वारा। उसके बाद ये 1972 में महाराजा की लास्ट राइट थी इसमें शूटिंग को लेके। ये लोग शूटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, राजा महाराजाओं के शौक, और इसे रामसर वेटलैंड साइट घोषित किया गया था 1981 में। जितने भी वेटलैंड साइट्स हैं, जैसे यूनेस्को का एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें 1972 में साइन किया गया था, वैसे ही रामसर भी एक जगह है। वहाँ पे वेटलैंड कन्वेंस, जितने भी वेटलैंड्स होते हैं उसे वहाँ पे लिस्ट किया जाता है और उसका प्रिजर्वेशन होता है इसके द्वारा। 1985 में इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था। 364 स्पेसिस आती है यहाँ पे विंटर बर्ड्स में। इस समय आप वहाँ जा सकते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है वहाँ पे। और अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, साइबेरिया तक से यहाँ पे पक्षियाँ आती हैं। अगला हम देखें वर्ल्ड हेरिटेज साइट 10वां और आज का हमारे वीडियो का आखिरी, ये है चर्चेस और कन्वेंट्स गोवा के। गोवा आपको पता होगा पोर्चुगीज़ इन्वेशन के अंडर में था, मतलब पोर्चुगालियों का यहाँ पे राज था 1961 तक, 1961। सबसे पहले भारत में पोर्चुगीज़ ही आए थे, वास्को दी गामा आए थे और सबसे आखिर में कौन गए थे? वो भी पोर्चुगीज़ ही गए थे। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि पोर्चुगल आर्मी को और पोर्चुगीज़ को वहाँ से हटाने के लिए 1961 में, 1961 में इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो दोनों क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये कि 1961 में इंडिया ने पोर्चुगीज़ आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ हटाने के लिए
कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था। चर्चेस और कन्वेंट गोवा को 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और इन्हें बनाया गया था 16वें और 18वें सेंचुरी के बीच में, और इसे ओल्ड गोवा भी कहा जाता है और इसमें अलग अलग इसके काफ़ी सारे नाम हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें वो है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। उसमें एंश्राइन है किसका टॉम्ब? सेंट जेवियर्स, सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये फादर थे और इनका टॉम्ब वहाँ पे रखा गया है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा और दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी दीजिएगा। और पीडीएफ आपको वीडियो एंड होने के थोड़ी ही देर बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब अगले वीडियोस जल्दी ही आएंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 में, और हम पूरा क्लियर कर लेंगे। और इसके बाद आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जानने में या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए, जो कि क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं, आपको ईजी हो जाएगा क्लियर करने में। धन्यवाद दोस्तों। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने घरों में क्या रखा है सबके साथ मिलजुल के रहिए, और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।